अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड। तो हमें पता है कि बायोलॉजी की जो बहुत सी सर्विसेज हैं ह्यूमंस के लिए। सर्विस ऑफ मैनकाइंड। तो हमें पता है कि बायोलॉजी ने ना ह्यूमंस की फील्ड्स में बहुत ज़्यादा वर्क किया हुआ है और ह्यूमंस के बेनिफिट्स के लिए बहुत सी चीज़ों की प्रोडक्शन की हुई है, जिसके अंदर वैक्सीन, इंसुलिन वगैरह जो है ना, ये खासी अहमियत की हामिल है। तो जो बायोलॉजी की फील्ड है ना, ये मैनकाइंड की बहुत ज़्यादा मदद कर रही है किस चीज़ के अंदर, इंक्रीज़ करने में, फूड प्रोडक्शन में। ठीक है, इंक्रीज़ करने में किस चीज़ को, फूड की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में बायोलॉजी की फील्ड जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है ह्यूमन बींग्स की। ठीक है, इसके साथ ना डिजीज़ को क्योर करने के लिए भी जो बायोलॉजी की फील्ड ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है ह्यूमन बींग्स का, प्रोटेक्ट करने में इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद जो फ्लोरा और फौना है उनको कंजर्व करने में भी बायोलॉजी की फील्ड ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है ह्यूमन बींग्स का। ठीक है ना, तो बायोलॉजी की जो फील्ड है, फूड और हेल्थ की जो फील्ड्स हैं उनके बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड हो गए हैं टाइम के साथ साथ। तो प्लांट की प्रोडक्शन भी, जो प्रोडक्शन है प्लांट्स की, प्लांट प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है जिस तरह टाइम गुजर रहा है, क्योंकि ज़्यादा प्लांट होंगे तो ज़्यादा फूड की जो है क्वांटिटी होगी, और ज़्यादा फूड की क्वांटिटी होगी तो इंक्रीजिंग जो पॉपुलेशन है उनको ज़्यादा फूड मिलेगा। ठीक है ना, उनको ज़्यादा फूड दिया जाएगा, उनकी फूड की जो मिकदार है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से फूड की कमी नहीं होगी, ज़्यादा प्लांट्स की प्रोडक्शन होगी। ठीक है ना, तो अगर ज़्यादा प्लांट की प्रोडक्शन ये नहीं है कि अब प्लांट्स को ही प्रोड्यूस करवाई जाना है, बल्कि जो है वो वैरायटीज़ देखनी है, इम्प्रूव करनी है जो वैरायटीज़ पाई जाती हैं। ठीक है ना, प्लांट की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, जो वैरायटीज़ है प्लांट्स की उसको ज़्यादा इम्प्रूव किया है बायोलॉजी की फील्ड्स ने। ठीक है, और नई शील्ड्स को भी बनाया है, और इसके अलावा डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट की प्रोडक्शन हुई है बायोलॉजी की फील्ड की मदद से। डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय द हेल्प ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट भी बहुत से प्रोड्यूस हुए हैं। और ये तमाम जो डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट प्रोड्यूस हुए, प्लांट की प्रोडक्शन बढ़ाई गई है, ये ह्यूमन बीइंग को ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोवाइड करने के लिए बढ़ाई गई है। तो प्लांट और एनिमल ब्रीडर्स डेवलप हो गए हैं। ठीक है ना, तो प्लांट और एनिमल ब्रीडर डेवलप हो गए हैं थ्रू बायोलॉजी, प्लांट एंड एनिमल ब्रीडर्स। इसका मतलब क्या है कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवाई जा रही है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवाई जा रही है, और कि इस चीज़ को सिलेक्ट कर लिया जाता है कौन सी स्पीशी, कौन सी या फिर कौन सी पॉपुलेशन को किस पॉपुलेशन के साथ ब्रीड करवाना है फॉर द पर्पज ऑफ बेनिफिट्स जिससे हासिल हो। बेनिफिट्स के पर्पज़ के लिए इनको ब्रीडिंग करवाना मुख्तलिफ स्पीशीज़ की, प्लांट्स की या फिर मुख्तलिफ पॉपुलेशन की। तो ये जो ब्रीडिंग करवाई जानी है ना, ये ब्रीडिंग करवाई जानी है जेनेटिक्स के प्रिंसिपल के मुताबिक। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दिस सिलेक्टिव ब्रीडिंग टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स के प्रिंसिपल के मुताबिक। तो ये ब्रीडिंग करवाई की जाती है ताकि बेटर वैरायटीज प्रोड्यूस करवाई जा सके, उसी स्पीशी की, उसी प्लांट की बेहतरीन से बेहतरीन वैरायटी प्रोड्यूस करवाई जा सके। तो बेटर वैरायटीज में हमारे पास सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो कौन सी है बेटर वैरायटीज में, कि इन जेनेटिक्स के प्रिंसिपल के मुताबिक ब्रीड करवा दिया गया है एनिमल्स को और प्लांट्स को। अगर हम प्लांट्स के केस में देखें तो एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल के मुताबिक उनकी ब्रीडिंग करवाई गई है किसी क्रॉप की दूसरी क्रॉप के साथ, तो ताकि एक क्रॉप के अंदर बेहतरीन वैरायटीज आ सकें। जिस तरह के हमारे पास बेहतरीन वैरायटी की जो आती है वो वीट क्रॉप आती है, राइस, कॉर्न, या अगर हम चिकन की बात करें, चिकन, काओ एंड शीप। ठीक है, तो उसके बाद है पोल्ट्री ब्रीडर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्विक और चीप वाइट मीट जो होते हैं वो प्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है ना, ब्रायलर्स जिसको हम कहते हैं। पोल्ट्री में क्या चीज़ें बनती हैं, पोल्ट्री की ब्रीडिंग में क्या बनता है, पोल्ट्री ब्रीडर्स क्या बनाते हैं। ठीक है, तो ब्रायलर्स, चिकन की बात कर रही हूँ मैं, ब्रायलर्स कहते हैं, जो चिकन ब्रायलर होता है
तो वो क्या होता है, वो भी इसी तरीके से ही बनता है, जो सिलेक्टिव ब्रीडिंग के ऐसे बनता है, ठीक है ना। तो ये क्विक और चीप वाइट मीट होता है, ठीक है। तो क्विक और चीप प्रोटीन का सोर्स है ये ब्रॉयलर जो है हमारे पास। तो जीन जो डिजीज रेजिस्टेंस की और डिजायरेबल करेक्टर की, अब देखें किसी भी कोई भी डिजीज को रेजिस्ट करने वाली जीन जो होगी वो एक प्लांट की स्पीशी के अंदर है, और डिजीज रेजिस्टेंट जो जीन है ये दूसरे प्लांट के अंदर एब्सेंट है। अब जिसके अंदर एब्सेंट है उसको तो कमी महसूस होगी कि ये मेरे पास क्यों नहीं है, तो इस डिजीज रेजिस्टेंट जीन के ट्रांसफर भी करवाया जा सकता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए, जो कि बायोलॉजी की ही एक फील्ड है, दूसरी जो है वो प्लांट के अंदर, ताकि उसके अंदर भी डिजीज रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। तो दूसरे प्लांट के अंदर भी ये डिजीज रेजिस्टेंट जो जीन्स होते हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। डिजायरेबल करेक्टर्स, बेहतरीन करेक्टर्स के जीन्स जो होते हैं उनको भी इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है दूसरे प्लांट के अंदर। डिजायरेबल करेक्टर्स के अंदर यही आते हैं कि किस तरह प्लांट विद स्टैंड करता है मुख्तलिफ टेम्परेचर के हिसाब से, किस तरह है वो प्लांट खुद को मेंटेन रखता है अपने, और उसके अलावा किस तरह यील्ड की प्रोडक्शन प्लांट की वो बढ़ जाती है। ये भी ये तमाम जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो डिजायरेबल करेक्टर्स में आ सकती हैं, और ये ट्रांसफर हो सकते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर थ्रो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक। किस टेक्निक के जरिए ये ट्रांसफर होती हैं डिजीज रेजिस्टेंट जीन और डिजायरेबल करेक्टर जीन्स? थ्रो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक। जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक के जरिए ट्रांसफर हो सकती हैं। तो ट्रांसजेनिक प्लांट भी प्रोड्यूस करवाए जा सकते हैं इसी टेक्निक के जरिए। कौन से प्लांट? ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट आर्टिफिशियल प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट जिनके अंदर फॉरेन डीएनए पाया जाता है। ट्रांसजेनिक प्लांट ऐसे प्लांट जिनके अंदर फॉरेन डीएनए इनकॉर्पोरेट हो जाता है, उनके सेल्स के अंदर आर्टिफिशियली वो डीएनए उनके सेल के अंदर इंजेक्ट करवाया जाता है, इनकॉर्पोरेट करवाया जाता है डिफरेंट मेथड्स के जरिए, तो उनको हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं क्लोनिंग। क्लोनिंग भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो प्रोसेस है बायोलॉजी का। क्लोनिंग एक जैसी ही कॉपी बना देना ऑर्गेनिजम्स की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए। व्हाट इज क्लोनिंग? क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ द सिमिलर कॉपीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये भी जो है वो किस तरह की जाती हैं, ये तमाम प्रोसेसेस क्लोनिंग के और ट्रांसजेनिक प्लांट के टिश्यू कल्चर टेक्निक के जरिए होते हैं। कौन सी टेक्निक के जरिए? टिश्यू कल्चर टेक्निक। टिश्यू कल्चर टेक्निक के जरिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरह जो है वो फंजाई और इंसेक्ट पेस्ट जो होते हैं वो वीक कर देते हैं। फंजाई कौन सी? पैथोजेनिक फंजाई, डिजीज काजिंग फंजाई, ठीक है, जिसके अंदर प्लाज्मोडियम फोरा ब्रासिका वगैरह आ जाते हैं वो, और इंसेक्ट पेस्ट ये सारी चीजें क्या करती हैं? ये वीक कर देती हैं एक क्रॉप को, वीकन्स दी क्रॉप। ये क्रॉप को बहुत ज़्यादा वीक कर देती हैं चीज़ें। तो ये चीज़ें क्रॉप को बहुत ज़्यादा हद तक वीक कर देती हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि ये तमाम चीज़ें जो क्रॉप को इस तरह वीक कर देती हैं, इनको मुख्तलिफ प्रोसेसेस से कंट्रोल किया जाता है। तो फंजाई को हमें पता है किससे कंट्रोल होती हैं? फंजीसाइड से फंजाई होती है कंट्रोल, ठीक है। और इंसेक्ट्स का भी पता है कि इंसेक्ट्स किससे कंट्रोल हो सकते हैं? इंसेक्टिसाइड्स की मदद से हम इंसेक्ट्स को भी बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो इन केमिकल का यूज़ है ना वो इन्वायरमेंट के अंदर क्या कर रहा है? इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड का यूज़ इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशन जो है वो फैला रहा है। पोल्यूशन काजिंग केमिकल्स हैं ये जो इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशन फैला रहे हैं। तो बहुत से जो होते हैं चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि जो इंसेक्ट जो होते हैं ना वो रेजिस्टेंट हो जाएं इन केमिकल से, मतलब इंसेक्टिसाइड से इंसेक्ट खुद को रेजिस्टेंट बना लें और इंसेक्टिसाइड का कोई भी फ़र्क इंसेक्ट्स के ऊपर ना पड़े, वो ढीट हो जाए। तो यहाँ पे कुछ बायोलॉजिकल कंट्रोल की अगर हम बात करें तो बायोलॉजिकल कंट्रोल के जरिए भी हम इन तमाम जो हैजर्ड्स हैं उनसे निजात हासिल कर सकते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल कैन आल्सो हेल्प अस to eliminate these hazards
तो बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर क्या होता है कि कुछ लिविंग थिंग्स होंगी जो पेस्ट को कंट्रोल करेंगी, क्योंकि बायोलॉजिकल कंट्रोल है, इसका मतलब है कंट्रोल ऑफ दी फंजाई, इंसेक्ट और पेस्ट थ्रो सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसके अंदर क्या होते हैं कि पेस्ट जो होते हैं ना वो कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो पेस्ट जो होंगे उनको क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल होगा, ठीक है ना। तो जिस तरह के जो एफिड होते हैं ना, एफिड अटैक करता है वॉलनट ट्री के ऊपर, एफिड अटैक ऑन वॉलनट ट्री के ऊपर एफिड जो होता है वो अटैक करता है। तो ये एफिड की जो ग्रोथ है ना वो बायोलॉजिकल, इसकी जो पॉपुलेशन है वो बायोलॉजिकल कंट्रोल की रहती है, किसके जरिए, वेस्प के जरिए। एक वेस्प जो होता है ये बायोलॉजिकली जो अटैक कर देता है किसके ऊपर, एफिड के ऊपर, और एफिड की जो पॉपुलेशन है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, एफिड की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। तो कुछ अदर बैक्टीरिया होते हैं जिसको हम बायोपेस्टिसाइड्स के तौर पर भी यूज करते हैं। सम बैक्टीरिया कैन आल्सो यूज्ड एज बायोपेस्टिसाइड्स। कुछ बैक्टीरिया भी बायोपेस्टिसाइड्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो जो अफेक्टिव कंट्रोल होता है ना इन पर्टिकुलर डिजीज़ की, वो भी, और कॉमन डिजीज़ की, ये भी क्या होती है, ये भी डिजीज़ कंट्रोल मेथड से अचीव की जा सकती है। मतलब एक अफेक्टिव कंट्रोल किया जा सकता है किसका, मुख्तलिफ डिजास्टरस डिजीज़ का, और तमाम कॉमन डिजीज़ का जो प्लांट्स के अंदर पाई जाती हैं वो भी अप्रोप्रिएट मेथड से जो है अप्रोप्रिएट डिजीज़ कंट्रोल मेथड से जो है वो कंट्रोल की जा सकती हैं। तो सच अप्रोचेस जो डिजीज़ कंट्रोल की, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। तो व्हाट इज़ इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट? अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट, okay, what is integrated disease management? Effective control of the particular disastrous diseases or all the common diseases of plant can be achieved by using all relevant appropriate method of the disease control. Such approach of the disease control is called as the integrated disease management, ठीक है। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट के सॉइल की अगर हम यहाँ पे बात, ठीक है। तो सॉइल एक कॉम्प्लेक्स मीडियम है। अच्छा, तो ये क्या होता है कि यहाँ पे इम्पॉसिबल चीज़ है कि एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाया जाए प्लांट के न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट की। इम्पॉसिबल ये है कि एक प्लांट की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को सॉइल के अंदर ग्रो करवा के पता करना। क्या आप अगर किसी प्लांट की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को पता करवाना चाहते हैं तो आप उसको एक सॉइल के अंदर ग्रो करोगे तो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट का नहीं पता चलेगा। तो किस तरह न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट का पता चलेगा, ये एक टेक्निक होती है हमारे पास, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके जरिए हम किसी भी प्लांट की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को पता कर सकते हैं। ये टेक्निक इस्तेमाल होती है टेस्ट करने के लिए कि कौन से न्यूट्रिएंट प्लांट के लिए एसेंशियल है और कौन से न्यूट्रिएंट्स प्लांट के लिए एसेंशियल नहीं है। इस टेक्निक्स के अंदर ना प्लांट को क्या करवाया जाता है, उसको ग्रो करवाया जाता है एरेटेड वाटर के अंदर, तो जहाँ पे न्यूट्रिएंट, मिनरल और साल्ट वगैरह जो होते हैं वो ऐड करवाए जाते हैं। हाइड्रोपोनिक जो फार्मिंग है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कॉमन नहीं है, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स इसको यूज़ करते हैं वेजिटेबल्स वगैरह को ग्रो करवाने के लिए। तो उसके अलावा मुख्तलिफ जो फूड प्रिजर्वेशन की टेक्निक्स जो होती हैं ये भी बायोलॉजी के मेथड से ही निकली हैं, ठीक है ना। तो ये प्रोटेक्ट करती हैं फूड को स्पॉइल होने से, और इसको इस्तेमाल करने के लिए जो होती है वो काबिल बनाती है एक फूड को। और या फिर आपने लॉन्ग डिस्टेंस तक किसी फूड को ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके अंदर भी ये जो टेक्निक्स हैं फूड प्रिजर्वेशन की वो इस्तेमाल होती हैं, ठीक है ना, ताकि इसकी जो क्वालिटी है उसको डैमेज ना किया जा सके। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट टेक्निक है वो हमारे पास है यहाँ पे पॉस्चराइजेशन की टेक्निक है सबसे इम्पोर्टेंट। ये पॉस्चराइजेशन की टेक्निक किसने दी थी, लुइस पास्चर ने, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है प्रिजर्व करने के लिए, ये वाली टेक्निक इस्तेमाल होती है मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स को, ठीक है ना, प्रिजर्व करने के लिए। तो अगर आपको इन टॉपिक्स की समझ लग गई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें।